देखिए, आपके पास जो रुपए होते हैं वो कैश और कॉइन के फॉर्म में होते हैं, ऑनलाइन यूपीआई एप्स में होते हैं, और इन्हीं रुपए को आप दुकानदार को किसी प्रोडक्ट के बदले देकर अपनी पेमेंट पूरी करते हो। लेकिन अब आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रुपए को डिजिटल कर ई रुपए को लॉन्च कर रहे हैं, और इंडिया के कई बैंक्स जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक जैसे कई बैंक्स ई रुपए के पायलट प्रोजेक्ट्स भी चालू किए हैं, और ये सभी पायलट प्रोजेक्ट्स बिल्कुल सक्सेसफुल साबित हुए हैं। आरबीआई को डेली 1 मिलियन ई रुपए ट्रांजैक्शंस अचीव हुए हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी आखिर है क्या? आखिर आप ई रूपी से पेमेंट कैसे कर पाओगे? क्या ई रूपी के आने के बाद आपको कुछ फायदे होंगे? क्या ई रूपी कैश और यूपीआई से बेहतर पेमेंट का ऑप्शन बन सकता है? क्या ई रूपी आने के बाद कैश खत्म हो जाएंगे और रूपी हमेशा के लिए डिजिटल हो जाएगा? और मैं इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे ई रूपी से ब्लैक मनी और करप्शन को खत्म किया जा सकता है। मगर उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ई रूपी है क्या और ई रूपी काम कैसे करती है। देखिए, ई रूपी या डिजिटल रूपी हमारी करेंसी का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है। सेम फिजिकल कैश की तरह आप ई रूपी से लेन देन कर पाओगे और ई रूपी को डिजिटली स्टोर कर पाओगे। आप इसको सिंपली ऐसे समझो, जैसे आपके पास फिजिकल कैश होता है जो फिजिकल फॉर्म में होता है, अब आपके पास ई रूपी होगा जो रूपी का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन होगा, डिजिटली होगा। जैसे आप फिजिकल कैश को फिजिकल वॉलेट में रखते हो, आप ई रूपी को ई वॉलेट में रखोगे। ई रूपी आपके स्मार्टफोन के ऐप के अंदर भी होगा और आप स्मार्टफोन से ऑनलाइन पेमेंट भी कर पाओगे। देखिए, ये जो ई वॉलेट्स है ये आपको बैंक्स प्रोवाइड करेगी, और ई रूपी को इन ई वॉलेट में रखकर आप पेमेंट कर पाओगे, चाहे वो पर्सन टू पर्सन पेमेंट हो या पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट हो। आप ई रूपी वॉलेट ऐप को डाउनलोड करके ऑनलाइन पेमेंट भी कर पाओगे। दुकानदार को पेमेंट करने के लिए आप सीबीडीसी क्यूआर कोड या यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर पाओगे। लेकिन अब आपके दिमाग में एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि हमारे बैंक अकाउंट में पैसे होते हैं और हम ऑनलाइन यूपीआई से भी तो पेमेंट करते हैं, फिर ये ई रूपी यूपीआई से कैसे अलग है? यूपीआई और ई रूपी में क्या अंतर है उसको आप एक एग्जांपल से समझिए। मान लो आप किसी दुकानदार को 100 रुपए यूपीआई के थ्रू पे करते हो, तो आपके बैंक अकाउंट से 100 रुपए डेबिट होकर के दुकानदार के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। इस ट्रांजैक्शन को फ्रंट एंड ट्रांजैक्शन बोला जाता है। जैसे ही आपके बैंक अकाउंट से 100 रुपए डेबिट होंगे तो आपके पास डेबिटेड मैसेज आएगा और सेम दुकानदार के पास क्रेडिट मैसेज आएगा। लेकिन एक्चुअल में जो 100 रुपए है ये दुकानदार के बैंक अकाउंट में रिसीव नहीं हुए हैं, क्योंकि बैंक्स को आरबीआई के साथ बैकएंड ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है, जिसमें सभी ट्रांजैक्शंस को आरबीआई के साथ सेटल करना पड़ता है, और इस सेटलमेंट में लगभग 24 घंटे से एक हफ्ते का टाइम लगता है, तब जाकर दुकानदार के बैंक अकाउंट में 100 रुपए रिसीव होंगे। मगर वहीं आप सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी से इसी दुकानदार को 100 रुपए पे करोगे तो तुरंत दुकानदार के बैंक अकाउंट में 100 रुपए रिसीव हो जाएंगे, क्योंकि फ्रंट एंड ट्रांजैक्शन और बैक एंड ट्रांजैक्शन ये दोनों ट्रांजैक्शन एक साथ होगी, और ये पूरी ट्रांजैक्शन आरबीआई लेजर के अंदर होगी। बीच में किसी और बैंक का कोई रोल नहीं होगा। जैसे ही आपने दुकानदार को 100 रुपए पे करे तो तुरंत दुकानदार के बैंक अकाउंट में 100 रुपए रिसीव हो गए। इसीलिए ई रूपी यूपीआई के मुकाबले एक बेहतर, चीपर और एक फास्टर पेमेंट का ऑप्शन है। फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने यह कहा कि क्यूआर कोड और एसएमएस स्ट्रिंग बेस्ड ई वाउचर किसी प्रीपेड स्पेसिफिक पर्पस के लिए काम करेगा। अब ये ई वाउचर क्या है और ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए काम कैसे आ सकता है उसको आप ऐसे समझिए। मान लो गवर्नमेंट 10,000 रुपए की सब्सिडी देती है किसी स्टूडेंट को उसकी एजुकेशन के लिए, तो कायदे से तो अब ये स्टूडेंट को 10,000 रुपए अपनी एजुकेशन पे लगाने चाहिए, बुक्स खरीदनी चाहिए, स्कूल या एडमिशन फीस देनी चाहिए। मगर यही स्टूडेंट इन 10,000 रुपए खरीद लेता है कपड़े, तो ये इन सब्सिडी के पैसों का मिसयूज हुआ। गवर्नमेंट जिस स्पेसिफिक पर्पस के लिए लोगों को सब्सिडी देती है, लोग उसका मिसयूज कर गलत फायदा उठाते हैं। गवर्नमेंट के पास सब्सिडी के पैसों के मिसयूज और करप्शन को रोकने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन ई वाउचर से अब इसको रोकने का तरीका है। अब गवर्नमेंट इस स्टूडेंट को कैश देने की बजाय ई वाउचर देगी। ये ई वाउचर क्यूआर कोड या एसएमएस के फॉर्म में होगा, और यही स्टूडेंट इस ई वाउचर से एजुकेशन की बजाय अगर दोबारा से कपड़े खरीदने जाता है तो कपड़े खरीदने के बाद जब भी अपना ई वाउचर दुकानदार को देगा और दुकानदार ई वाउचर के क्यूआर कोड को स्कैन करेगा तो वहां पर शो करेगा इनवैलिड, क्योंकि ये सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस एजुकेशन के लिए है। ई रूपी से जितने भी फंड्स इशू किए जाते हैं वो सिर्फ उसी के काम आएंगे जिसके लिए वो इशू किए गए हैं, बाकी और किसी काम फंड्स नहीं आएंगे। सीबीडीसी एक डिस्ट्रीब्यूटेड और ट्रांसपेरेंट लेजर प्रोवाइड करता है, मतलब जो कोई भी ट्रांजैक्शन आप सीबीडीसी से करोगे उसका हर रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास और सेंट्रल बैंक्स के पास होगा। सीबीडीसी केवल लोगों के लिए नहीं बल्कि बैंक्स के लिए भी काफी फायदेमंद है। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं
क्योंकि आरबीआई को नोट्स को प्रिंट करने में बहुत बड़ा खर्च आता है। आरबीआई को 100 रुपए का नोट को प्रिंट करने में 17 रुपए का खर्च आता है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में आरबीआई को नोट्स को प्रिंट करने में 4000 करोड़ का खर्च आया था, जो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 58% तक बढ़ गया और 6300 करोड़ का खर्च आरबीआई को आया था। तो अगर सीबीडीसी फिजिकल कैश से ज्यादा यूज में आएगी तो बैंक्स अपने प्रिंटिंग के कॉस्ट से बच पाएगी। बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन ये है कि ई रूपी क्रिप्टो करेंसी की तरह काम करेगी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी भी एक डिजिटल करेंसी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ई रूपी और क्रिप्टो करेंसी दोनों अलग चीज है। ई रूपी और क्रिप्टो करेंसी में क्या अंतर है उसको हम समझ लेते हैं। ई रूपी सेंट्रलाइज्ड करेंसी है, वहीं पर क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड है। आरबीआई ई रूपी को ला रही है, आरबीआई ई रूपी को इशू करेगी और आरबीआई ही ई रूपी को कंट्रोल करेगी। तो ये एक ट्रस्टेड करेंसी है, सेम रुपए की तरह आप ई रूपी से भी लेन देन कर पाओगे। अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी किसी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी से रेगुलेटेड नहीं है, तो ये कोई ट्रस्टेड करेंसी नहीं है। जैसे आप रुपए से लेन देन कर सकते हो, तो आप क्रिप्टो करेंसी से डायरेक्ट लेन देन नहीं कर सकते। ई रूपी एक स्टेबल करेंसी है, वहीं पे क्रिप्टो करेंसी इनस्टेबल है। ई रूपी के 1:1 की वैल्यू पर फिक्स्ड है, जो वैल्यू 1 रुपए की है वही वैल्यू 1 ई रूपी की है। वहीं पर क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू फ्लक्चुएट करती है। क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू डिमांड और सप्लाई पर बेस्ड है। आज ई रूपए की वैल्यू कुछ और है, कल को कुछ और। ई रूपी एक लीगल टेंडर है, क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड है और ये सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी से रेगुलेटेड है। वहीं पे क्रिप्टो करेंसी किसी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी से रेगुलेटेड नहीं है, तो ये इलीगल टेंडर है। ई रूपी को ट्रैक किया जा सकता है, जो कोई भी ट्रांजैक्शन आप ई रूपी से करोगे तो उसका हर रिकॉर्ड सेंट्रल बैंक के पास होगा। वहीं पे क्रिप्टो करेंसी को कौन ला रहा है, कैसे आ रही है, उस चीज का पता लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सेंट्रल बैंक से अथॉरिटेड नहीं है, तो इसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। आरबीआई ने सीबीडीसी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है होलसेल सीबीडीसी, जो बैंक्स के लिए तैयार की गई है। बैंक्स अपने इंटरबैंक पेमेंट्स और लार्ज ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर करने के लिए होलसेल सीबीडीसी का इस्तेमाल करेंगे। वहीं पे रिटेल सीबीडीसी आप और मेरे जैसे लोगों के लिए है, जो बाजार में जाकर छोटे छोटे प्रोडक्ट के बदले दुकानदार को पेमेंट करते हैं। सीबीडीसी को लाने का मेन गोल मनी को और पेमेंट सिस्टम को मॉडर्नाइज करना है। सेंट्रल बैंक्स का यह मानना है कि सीबीडीसी से ट्रांजैक्शन को फास्टर और चीपर बनाया जा सकता है। अब सेंट्रल बैंक्स आपको फिजिकल कैश की बजाय विदाउट बैंक अकाउंट्स आपको डिजिटल मनी की तरफ शिफ्ट करना चाहती है और फ्रॉड को पकड़ने के लिए ट्रांसपेरेंसी को भी सुधारना चाहती है। देखिए, सीबीडीसी को बैंक नोट्स और कॉइन को एलिमिनेट करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, बल्कि सीबीडीसी भी एक एग्जिस्टेंट पेमेंट ऑप्शन की तरह काम करेगी। सेंट्रल बैंक्स का यह मानना है कि कन्वीनियंस के लिए, प्राइवेसी के लिए और जो लोग डिजिटल टूल्स का कम इस्तेमाल करते हैं, वो अभी भी फिजिकल कैश पर निर्भर करते हैं। तो फिजिकल कैश को हटाने की बजाय सीबीडीसी एक एडिशनल पेमेंट ऑप्शन की तरह काम करेगी। सीबीडीसी या ई रूपी के फायदे ही नहीं है, सीबीडीसी के कुछ नुकसान भी है। सीबीडीसी से आपको क्या नुकसान हो सकते हैं उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो सीबीडीसी से साइबर अटैक्स और हैकिंग का खतरा है। सीबीडीसी एक डिजिटल करेंसी है, तो इससे साइबर अटैक्स और डिजिटल हैकिंग का खतरा है। कोई भी हैकर आपके बैंक अकाउंट को ट्रैक कर आपके बैंक अकाउंट को हैक कर सकता है और आपके सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है। दूसरा है डिजिटल इलिटरेसी। देखिए, सीबीडीसी को सही से यूज करने के लिए डिजिटल लिटरेसी की जरूरत है। तो रूरल कम्युनिटीज है और जो डिजिटल इलिटरेट लोग हैं, जिनको डिजिटल नॉलेज की ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो उनको सीबीडीसी को सही से इस्तेमाल करने में काफी दिक्कत होगी। सीबीडीसी से आपको तीसरा सबसे बड़ा खतरा होगा प्राइवेसी कंसर्न। सीबीडीसी एक ट्रैकेबल करेंसी है, तो जो कोई भी ट्रांजैक्शन आप सीबीडीसी से करोगे तो गवर्नमेंट आपके हर एक ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर पाएगी। जब आप किसी लार्ज ट्रांजैक्शन को सीबीडीसी से पे करोगे तो आपको पर्सनल फाइनेंशियल डाटा को डालना पड़ेगा। इससे गवर्नमेंट के पास आपका पर्सनल फाइनेंशियल डाटा आ पाएगा और आप चाहकर भी टैक्सेस नहीं बचा पाओगे। यहां तक गवर्नमेंट आपके पर्सनल डाटा को कंपनीज को भी